नमस्कार साथियों, एक बार से फिर से स्वागत है आपका हमारा चैनल पर। तो रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन को लेकर 2011, 12, 15, 18, 2021 और 2022 के एक शिफ्ट कर दिए। आज बारी है 2022 की तीसरी शिफ्ट को लेकर, थर्ड शिफ्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो तीसरी शिफ्ट हुई थी वो हुई थी 24/7/2022 को। चलिए देखिए, मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियां का उल्लेख है? मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने किया था 6 उप समितियों का उल्लेख। आगे सवाल देखते हैं। एक ही सवाल में लगभग 2 से 3 सवाल आपके क्लियर करा जाएंगे। तो देखिए, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। और 6 उप समितियां कौन कौन सी हैं ये भी देख लीजिए, कि पूछा जा सकता है कौन सी नहीं है या इनमें से कौन सी है, अलग अलग नाम देकर। तो नौसेना का संचालन करने वाली उप समिति, यातायात व खानपान का संचालन करने वाली उप समिति, पैदल सैनिकों का संचालन करने वाली उप समिति और अश्वारोहियों का संचालन करने वाली उप समिति, रथरोहियों का संचालन करने वाली उप समिति और हाथियों का संचालन करने वाली उप समिति। ये 6 समितियां थी, मेगास्थनीज ने उल्लेख किया। वो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमिदान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था अग्रहार। ये याद रखिएगा, वापस पूछा जा सकता है। अग्रहार कहा जाता था गुप्त काल में। और जो वेलन वगई है ये लगभग छोल वंश के समय था, ये कर था, सॉरी भूदान था, वेलन वगई। एक बार ये चेक कर लेना, ये सवाल आ सकता है परीक्षा में, या मैं कमेंट में इसको लेकर जो सवाल है वो मैं बता दूंगा। वेलन वगई क्या है? छोल राजवंश है, जो अलग से टॉपिक जुड़ा है अभी रीट पात्रता परीक्षा में, उसको लेकर है। देखिए आगे देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी तो ये थी एहोल। एहोल थी चालुक्यों की राजधानी। इसको लेकर पढ़ते हैं कि देखिए, एहोल चालुक्यों ने पहली राजधानी थी। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे भारतीय वास्तुकला का उद्गम माना जाता है। भारतीय वास्तुकला का उद्गम माना जाता है। बादामी चालुक्यों की द्वितीय राजधानी थी। पहली राजधानी एहोल और जो कर्नाटक में है, दूसरी राजधानी चालुक्यों की बादामी। इसे वाताबी भी कहा जाता है। पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में बादामी को अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा, बादामी में। तो बादामी को राजधानी किसने बनाया? पुलकेशिन प्रथम ने। आगे है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो जो सवाल था ये रहा। ये छोल जो राजवंश है उस समय वेलन वगई हैं, ये एक भूदान था, ये याद रखिएगा। वेलन वगई भूदान था जो गैर ब्राह्मण किसानों को दिया जाता था, ये याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है। वेलन वगई एक भूदान था जो गैर ब्राह्मणों को दिया जाता था। इनके अलावा भी अगर कोई भूदान की बात की जाए तो जो ब्रह्मदेय था, जो ब्राह्मणों को उपहार में दिया जाता था, ब्रह्मदेय। और साला भोग, ये जो साला भोग है ये भी उस समय भूदान था, ये याद रखिएगा। ये चोल राजवंश के समय का था। साला भोग ये विद्यालय को दान में दिया जाता था। और अलग बात की जाए तो और कौन से थे भूदान में, जैसे एक तिरन करनी भी था, मंदिरों को दान दिया जाता था। और पल्ली चंदम ये जैनों को दान दिया जाता है। ये चोलों के नाम है, चोल राजवंश के जो भूदान थे उस समय। जो चोल अभी नया टॉपिक जुड़ा है, ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। वेलन वगई गैर ब्राह्मणों को। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो वेलाल है, वेलाल, ये धनी किसानों को कहा जाता था। तो पूछा जा सकता है कि चोल राजवंश में या वेलाल का संबंध किससे है? तो वेलाल है, वो धनी किसान थे। और इनके अलावा किसानों की जो बस्तियां थी उनको कहा जाता था उर। इन पेपरों के साथ मैं जितने इम्पोर्टेंट जो नए सवाल है वो मैं बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि कोई भी सवाल आ सकता है। और इनके अलावा जो चोल राजवंश में ये सब चोल राजवंश के समय के भूदान है। और चोल राजवंश अलग से टॉपिक जुड़ा गया है अभी से नया। तो इसमें एक और नाम प्रचलित था, मुवेद वेलन। तो मुवेद वेलन था
3 राजाओं की सेवा करने वाला, मुवैद वेलन 3 राजाओं की सेवा करने वाला। वेलाल मैंने आपको बता दिया, वेलाल है धनी किसान, वेलाल, ये याद रखिएगा, वेलाल धनी किसान। वेलन में गई गैर किसानों को दिया जाने वाला कर। भूदान गैर किसानों को दिया जाने वाला, गैर ब्राह्मण किसानों को, ये भी याद रखें। और इनके अलावा कर भी प्रचलित है अलग अलग तरह के, वो मैं जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं आगे का सवाल। ये सवाल हमने क्लियर कर दिया है। चालुक्यों की राजधानी, तो ये ऐहोल थी, और द्वितीय राजधानी थी वातापी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आने वाला पहला मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी कर दिया है। देखिए ये साक्षर बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है, तो ये काल है मुगल काल से संबंधित है। मुगल काल से संबंधित है साक्षर और पोलज या बंजर। हाँ ये नाम दिए ना, पोलज, परती, साचर और बंजर, ये सभी मुगल काल से संबंधित है। आगे देखते हैं। आगे सवाल है ये रहा, इनको लेकर पहले पढ़ देते हैं कि जो पोलज और क्या है। तो जो पोलज भूमि है वो प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, किसी भी वर्ष प्रति को नहीं छोड़ा जाता था, और प्रति जमीन को 1 या 2 वर्ष के लिए प्रति रहने दिया जाता था। साझा भूमि को 3 या 4 वर्ष के लिए प्रति रहने दिया जाता, और बंजर भूमि को 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रति छोड़ दिया जाता, यानी वहाँ पर खेती नहीं की जाती। कॉलेज में हर वर्ष खेती की जाती थी। अकबर की सुलेख पसंदीदा शैली कौन सी थी, तो ये नस्त तिलक है। नस्त तिलक है सुलेख पसंदीदा शैली ए। ये जो नस्त तिलक पसंदीदा शैली है, ये लंबे क्षैतिज स्ट्रोक के साथ एक तरल शैली है, जो कश्मीर के मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार में नस्त तिलक शैली के उत्तम सुलेखकारों में से एक थी। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के समय किसने बनाया, तो ये बनाया था जॉर्ज थॉमस बार्कर ने, थॉमस जॉन्स बार्कर ने, ये याद रखिएगा। द रिलीफ ऑफ लखनऊ 1857 के समय विषय किसने बनाया। गुलामगिरी, गुलामगिरी कई बार सवाल आया है, रिपीट सवाल है। गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिराव फुले, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये सवाल आ जाए अगर कि जो गुलामगिरी है ये पुस्तक अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित है, ये भी याद रखें। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो ये भी अगर सवाल आए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फुले ने की। और कब की, तो 1873 में की। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है, तो ये 11वीं अनुसूची में दिया गया है। परिवार कल्याण विषय भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में दिया गया है। ये देखिए 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया है। 1992 में ये जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय हैं, कितनी, 11वीं अनुसूची में, और भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आगे देखें, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो ये प्राप्त है संसद को। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, ये याद रखिएगा। भारत में विधिक सेवा दिवस, विधिक सेवा दिवस ये 9 नवंबर को। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्द का सही अनुक्रम क्या है, उद्देशिका में वर्णित सही अनुक्रम कौन सा है देखना है। तो जो इसमें है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, डी इसका राइट आंसर होगा। इसका सही अनुक्रम देखते हैं। उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। भारतीय संविधान की रचना 26 नवंबर 1950 को अंकित किया गया, और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ। आगे सवाल है देखिए, भारत में लैंगिक बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को कब लागू किया। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को कब लागू किया, ये 2012 में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कौन सा है, तो ये पॉस्को है, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है पॉस्को का फुल फॉर्म, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, तो ये पॉस्को का फुल फॉर्म है।
14 नवंबर 2012 को ये लागू किया गया। डेट भी पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है तो देखिए, करों का भुगतान, जैसे देख कर पता लगता है, करों का भुगतान जो है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। बाकी देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, ये सभी है। ये याद रखिए। देखिए, मैंने कई बार बता दिया है कि भारतीय जो संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कहाँ पे है? भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में है इसका वर्णन। और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसकी अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति की। और भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब कितनी है? तो 11। संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया, तो ये आकार निर्धारित किया गया 91वां संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो कथन पूछे जाए अगर, तो देखिए, ये जो संशोधन हुआ 2003 में हुआ, और इस संशोधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूछा जा सकता है ये सवाल। जो आकार है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषदों की संख्या। साथ ही कैबिनेट संख्या की संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, स्वीप क्या है? तो स्वीप है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। ए इसका राइट आंसर होगा, स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस शुरुआत 2009 में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी, याद रखें। 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है मौलिक का, याद रखें। आगे है, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के किस वाद में प्रतिपादित किया गया? मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया केशवानंद भारती के विवाद में, याद रखें। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में प्रतिपादित किया। इस वाद में संसद की संशोधन शक्तियों पर सीमा लगाने का प्रस्ताव है। तो पूछा जाए कि संसद की संशोधन शक्तियों पर सीमा लगाने का प्रस्ताव किस बात से संबंधित है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो ये देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया, तो सही है, पृथ्वी नीला ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया, ये भी सही है। शनि आर्थिक ग्रह नहीं है। और बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है, ये भी सही है। तो जो अंतर्ग्रह है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह है और इनके अंतर्गत आते हैं। ये सूर्य से अधिक दूरी आते हैं, इनका आकार बड़ा होता है। और इनके अलावा जो भी हैं वो सब अंतर्ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह है। बृहस्पति से पहले पहले जो भी आते हैं वो सब इसके अंतर्ग्रहों में आते हैं। मंगल, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजे हो, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो जैसा कि 1 डिग्री जो देशांतर है उसमें 4 मिनट का समय होता है। तो ये पूछा गया 0 डिग्री पर है 10 बजे, तो 15 डिग्री पर, तो 4 × 15 कर दीजिए, 60, तो 60 हो गया, 60 मिनट हो गया। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा प्लस कर दीजिए, 10 + 1 11 घंटे। हाँ, ये पूछा है सुबह के, तो सुबह के 11 प्रातः 1 बजे, प्रातः 11 बजे। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमेशा सही पढ़े। देखिए, रात्रि के भी दिया है, प्रातः के भी दिया है, और सवाल पूछा है देशांतर सुबह के 10 बजे, तो 1 घंटा तो सुबह का ही होगा, प्रातः 11 बजे। ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये देखिए, जब 0 डिग्री देशांतर पर 10 बज रहे हैं, तो पूर्वी देशांतर पर 11 बज रहे होगा। पूर्व में 1 देशांतर पर होता है 4 मिनट का समय, इसी प्रकार 15 देशांतर पर होगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का जो समय है वो आगे बढ़ गया है। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पर भूकंप आरंभ होता है, तो भूकंप आरंभ होने का स्थान है वो है उद्गम केंद्र। ये मुझे गलत लग रहा है, आरंभ होने का, या उद्गम केंद्र ही है।
मुझे ये अधिक केंद्र लग रहा है। आरंभ होने का समय जो है इसका मुझे डाउट लग रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ये सवाल मैं जो सही होगा वो मैं बता दूँगा। इसमें व्याख्या दी गई है, देखिए, प्रतीक के सदैव नीचे वह स्थान जहाँ पर भूकंप शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र और हाइपर और अधिक केंद्र कहा जाता है। मुझे इसका अधिक केंद्र लग रहा है, जो उद्गम केंद्र है। एक बार देखना पड़ेगा इसको। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है? तो भूकंप और जो ज्वालामुखी है वो घटित होने का कारण, इसको बोनस दिया गया है। क्यों बोनस दिया गया है? देखिए, भूकंप और ज्वालामुखी अंतर्जनित बलों के कारण होते हैं। अंतर्जनित बल कौन-कौन से हैं? तो देखिए, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न वाला दबाव होते हैं, इन्हें आंतरिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बलों के कारण ही पृथ्वी पर अवतलन, भूमि उत्तन आदि प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं। इस कारण इसे बोनस दिया गया है। अग्लुवास धारा, देखिए, अग्लुवास धारा कौन से महासागरों से प्रवाहित होती हैं? तो जो अग्लुवास होती हैं वो होती है हिंद महासागर से प्रवाहित होती हैं। ये याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? पहले अध्यक्ष पुरातात्विक एएसआई के, तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इनकी स्थापना किसने की थी? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में हुई थी। ये कथन में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। थेरी गाथा का संबंध कौन से कथन से है? थेरी गाथा का संबंध कौन से कथन से है? देखिए, थेरी गाथा का जो संबंध है वो है सूत पिटक का हिस्सा है, सही है। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का उल्लेख संकलन किया गया है, ये भी सही है। ये विनय पिटक का ऐसा नहीं है, ये सूत पिटक का ऐसा है, 3 गलत हो जाएगा। और इसमें महिलाओं के सामाजिक आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, तो ये 4 1 2 4 सही हो जाएगा। यानी बी इसका राइट आंसर होगा, बी 1 2 4। इसके बारे में देखते हैं क्योंकि सवाल आ सकता है। थेरी गाथा का संबंध ये सूत पिटक का ऐसा है, इसे भिक्षुणियों के जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं वही है। वर्धमान महावीर यानी महावीर स्वामी किस वंश वंश से संबंधित है? तो ये लिच्छवी वंश, लिच्छवी से संबंधित है, ये ए। महावीर स्वामी का जो है वो 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में वज्जी साम्राज्य में कुंड ग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशिला के यहाँ हुआ। और भगवान महावीर इस इक्ष्वाकु वंश से भी संबंधित थे। आगे सवाल है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, खेती की उपज अच्छा होना, ये सही है। फिर है लोहे की खदानें होना, ये भी सही है। जंगली हाथी का उपलब्ध होना, ये भी है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी सही हो जाएंगे। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मौर्य काल में 16 महाजनपद थे, जो सबको पता है अभी तो। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था मगध साम्राज्य। मगध 16 महाजनपदों में प्रथम था, क्योंकि ये जो हमें कारण पड़े हैं अभी वही हैं इसके नीचे भी। आगे देखते हैं। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल है गुजरात में। बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा स्थल, ये लोथल। इसकी खोज हुई थी 1954 में। एस.आर. राव ने ये खोज की थी, ये याद रखें, एस.आर. राव ने खोज की थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर ये हो जाएगा लोथल, गुजरात। बैरीगाजा, बैरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो बैरीगाजा था ये भरूच। ये बंदरगाह गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। ये बंदरगाह पश्चिमी भारत के लिए एक व्यापारिक बिंदु के रूप में कार्य करता था। आगे सवाल है, देखिए, अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से वेलन वगई, जैसा कि मैंने थोड़ा टाइम पहले ही ऊपर बता दिया था, तो ये गैर ब्राह्मण किसानों को स्वामी की भूमि है। ये भूदान में दी जाती थी वेलन वगई। ये देखिए, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था चोल राजवंश को लेकर। तो देखिए, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से वेलन वगई का संबंध गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि से है। चोल अभिलेखों में निम्न प्रकार के भूमियों के उल्लेख मिलते हैं, जैसे ब्रह्मदय, ये ब्राह्मणों को भेंट की गई थी। सालाभाऊ
ये विद्यालयों के रख रखाव के पद्धति भूमि को कहते थे। और तिरुनामटक्की ये है मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि है। और पल्ली छिदनम ये जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि है। ये सुमेलित करना है तो देखिए सुमेलित करते हैं। ऊंट महोत्सव, तो ऊंट महोत्सव हो जाएगा बीकानेर। फिर मरु महोत्सव ये जैसलमेर हो जाएगा। फिर है पतंग महोत्सव जयपुर। और मेवाड़ है उदयपुर। तो हो जाएगा देखिए BADC ये ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, पतंग उत्सव जयपुर और मेवाड़ उत्सव उदयपुर में। निम्नलिखित में से कथन है जो असत्य है, असत्य कथन है तो वो देखने हैं। देखिए जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, ये भी सही है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन कहते हैं और राजस्थान का कल्पवृक्ष रोइडा है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, सी और डी, क्योंकि रोइडा राज्य फूल है और कल्पवृक्ष खेजड़ी है। देखिए अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मानसून वन नहीं कहा जाता है, बल्कि उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है उनको मानसून वन कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है। और वहीं कल्पवृक्ष खेजड़ी है, इसे मरु प्रदेश का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। और खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी यज्ञ की समाधि के लिए पवित्र मानी जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए नदी दी गई है और उनकी जो सहायक नदी है वो दी गई है। तो लूणी की जोजड़ी सही है, बनास की मैनाल सही है, माही की बाणगंगा ये गलत हो जाएगा और चंबल की पार्वती ये सही है। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें माही पश्चिमी भारत की एक नदी है। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में अमरोरू पहाड़ियों में महेंद्र झील या महज झील से निकलती हैं। ये राजस्थान में वागड़ क्षेत्र से होकर गुजरात प्रदेश में प्रवेश करती हैं। माही की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए सोम, चेब, जाखम, मोरैन ये सब इनकी सहायक नदियाँ हैं। बाणगंगा नदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है और ये जयपुर जिले के बैराट पहाड़ियों से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहाबाद में आगे यमुना में मिल जाती हैं। आगे देखेंगे, देखिए अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था। वराह मंदिर का जो निर्माण कराया था वो कराया था अन्नोराज ने, बी। अन्नोराज द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया था, वराह मंदिर का। अजमेर के पास स्थित वराह मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया है और ये अन्नोराज चौहान है, उन्होंने द्वारा बनाया गया। ये भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह को समर्पित है। आगे देखेंगे, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट, तो सिरोही का था JD हॉल, ए। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। तो मोतीलाल तेजावत थे कोलियारी गांव से संबंधित थे, निवासी थे, सी। कोलियारी गांव से थे। मोतीलाल तेजावत 1885 से 1963 राजस्थान के उदयपुर जिले में कोलियारी गांव के रहने वाले थे। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे देखें तो 1987 को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य रचना को दिया गया। तो ये दिया गया था शबद को। इनकी जो साहित्य रचना थी, याद रखिएगा, कन्हैयालाल सेठिया की, जिनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था। ये भी देख लीजिए कि जो कन्हैयालाल सेठिया का जो जन्म है 1919 में राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ नामक स्थान पर हुआ। ये याद रखें, चूरू जिले से संबंध है कन्हैयालाल सेठिया का। हाथलगांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन से रियासत से है। तो हाथलगांव का संबंध है वो सिरोही रियासत से, डी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा। तो ये कहा था तारागढ़ को। तारागढ़ जो अजमेर में है, अजमेर के तारागढ़ किले को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा। तारागढ़ अजमेर का किला
अजमेर की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर बना है। आगे सवाल है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। ये जो मेला है माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन होता है और सोम माही जाखम जिस 3 पवित्र नदियों के ये संगम पर होता है, बेणेश्वर मेला है ये। आगे है, थमड़ियों, ठेड़ियों, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पर धारण किया जाता है? तो ये किया जाता है कंठ में। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक ने करवाई? तो राजस्थान महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये की थी सवाई राम सिंह द्वारा। बी, ये याद रखें। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना 1857 में पारा में जयपुर के तत्कालीन रियासत के शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा मदरसा ए हुनरी कला संस्थान नामक नाम से की गई और 1886 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। इसका पूरा नाम पूछा जाए तो ये मदरसा ए हुनरी। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है स्त्री पुरुष दोनों द्वारा। सी, वालर नृत्य एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसे विशेष रूप से पुरुष और महिला द्वारा किया जाने वाला एक सुंदर और उत्साही आदिवासी नृत्य है, याद रखें। ये नृत्य है ग्रासिया जनजाति में प्रसिद्ध है। ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में निवास करती हैं। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों की सही कर सकता है? विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है तो किसके? तो देखिए, ज्ञानार्जन, बोध विकास। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। ज्ञानोपयोग और क्रियात्मक कौशल विकास। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्रियात्मक कौशल द्वारा वो अशुद्धियों का कर सकता है सही। आगे है, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है दुर्खिम का। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये दुर्खिम का कथन है। वही मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मॉरिसन मॉडल। मॉरिसन मॉडल का है ये मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जो इसके प्रमुख प्रस्तावक है मॉरिसन, इनमें इस मॉडल के 5 चरण दिए हैं इन्होंने: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण और संगठन और सस्वर। निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? से संबंधित है तो ये अधिग्रहण जो है ये नहीं है इसका उद्देश्य। अधिग्रहण संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित शिक्षण उद्देश्य ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये है। अनुदेशन तकनीकी के प्रकृति के अनुसार प्रयोजन विधि का संबंध है। प्रयोजन विधि का संबंध पूछा है तो TCI, LCI। आगे ऑप्शन देते हैं। TLCI इंटरएक्टिव और है GCI समूह नियंत्रण अनुदेशन। तो इसका हो जाएगा GCI समूह नियंत्रण अनुदेशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अनुदेशन विधि शिक्षार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण को बढ़ाने, वर्णन करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि है अनुदेशन। अनुदेशन विधि शिक्षार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण को बढ़ाने और वर्णन करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग में की जाने वाली विधि है। इसमें समूह का प्रत्येक सदस्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और इसमें छात्र किसी विशेष विषय पर प्रस्तुतिकरण करते हैं और समूह में उस पर चर्चा करते हैं। ये समूह विधि है, समूह नियंत्रण अनुदेशन विधि है। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जा सकता है मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। ये बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? प्रायोजना विधि का भाग नहीं है तो देखिए, परिस्थिति उत्पन्न करना ये सही है, प्रयोजन का चुनाव करना ये भी सही है, सूचना का विश्लेषण ये गलत हो जाएगा। सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। और प्रयोजन का मूल्यांकन तो सी है जो इस प्रयोजन विधि का भाग नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। देखिए, नहीं दिया गया है, ये पूछा गया है
तो देखिए मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए। प्रश्न निर्माण में अध्यापक को गहन परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। देखिए सीधा पता लगता है कि जो सवाल नेगेटिव थोड़ा भी नकारात्मक दिखता है वो सही उत्तर हो जाएगा, डी। तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोग होता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ग्राफ बनाकर तुलना की जा सकती है। जैसे ये ग्राफ बन रहे हैं, कौन सा बड़ा है, ये तुलना की जा रही है एक तरीके से। इससे तुलना आराम से की जा सकती है ग्राफ से। वहीं आगे देखिए, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। तो कैसे कर सकते हैं, इसमें बोनस दिया गया है। देखिए भ्रमण से भी कर सकता है, संग्रहालय से भी कर सकता है, अवलोकन करके भी ये कर सकता है। तो ऑल ऑफ दीज नहीं, ये अवलोकन भी नहीं होगा। तो ये भ्रमण और संग्रहालय, ये दो उत्तर इसके राइट आंसर हो सकते हैं। भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो ये खादर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु गंगा क्षेत्र में खादर और बांगर या भांगर भी कहा जाता है इसे, अलग अलग प्रकार के नदी के मैदानों और जलोढ़ मिट्टी को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इनके शब्द, ये नाम। भारतीय मैदानों में नदियों द्वारा लाया गया नया और उपजाऊ मिट्टी का जमाव खादर कहलाता है। वहीं मैदानों के निचले इलाकों में पाया जाता है ये, और कृषि के लिए उपजाऊ होती हैं। इसके अलावा बांगर, भावर, तराई उत्तर भारतीय मैदानों के लिए अन्य भू आकृतिक विशेषता हैं, जबकि खादर बाढ़ के कारण बनने वाला नया निक्षेपण है, इसलिए ये बी इसका राइट आंसर होगा। खादर तो है नई जलोढ़ मृदा, और जो पुरानी है वो बांगड़ है, ये भी याद रखें। अगर पूछा जाए पुरानी तो ये बांगड़ हो जाएगा, नई है खादर। ये भी पूछा जाता है कई बार सीधा। भारत में बहुतायत से पाया जाने वाला वन संपदा कौन सा है, तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ए उत्तर इसका राइट आंसर होगा। ये तक सवाल कई बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है ये सवाल। जो भारत में बहुतायत से पाया जाने वाला वन कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये याद रखिएगा, अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है, इसको खास याद रखिएगा। इन वृक्षों में मुख्य रूप से सागौन, बांस, शीशम, चंदन, अर्जुन, शहतूत आदि पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से इनमें पाए जाते हैं। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, याद रखिएगा। और भारत का जूट का पहला कारखाना एकलैंड मिल है। ये साल 1855 में रिसरा, कोलकाता में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। जूट का पहला कारखाना कहाँ पे? एकलैंड मिल 1855 में रिसरा, कोलकाता में है, वहाँ पे स्थापित किया गया। धात्विक खनिज युग में है, तो धात्विक कौन सा है? तो मैग्नीज और तांबा। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। मैग्नीज और तांबा धात्विक खनिज है इसमें। आगे सवाल है, देखिए। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से पाई जाती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं? तो ये हिमालयन यव है, यहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं कैंसर रोधी औषधि। इसको आप याद रखिएगा। भारत में पाई जाने वाली हिमालयन वन एक दुर्लभ पौधा है, जिसमें विश्व के सबसे अधिक बिकने वाले कैंसर रोधी दवा टैक्सोल और निकाली जाती है। ये दवा अंडाशय के कैंसर, स्तन कैंसर और फेफड़े के कैंसर, अन्य कैंसरों के इलाज में उपयोगी है। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो पालर पानी किया जाता है ये वर्षा जल के लिए। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, पालर पानी वर्षा जल है। फिर आप आगे देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो सोलर पार्क किया गया है जोधपुर में, ये याद रखें। ए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब दूसरे पार्ट जो शिफ्ट रही है, शिफ्ट 4, उसको लेकर। चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई समस्या नहीं। और ये भी आप याद रखें, जैसे तो इजी है, सौर ऊर्जा का जो पार्क है वो बडला सोलर पार्क है,
ये कहाँ पे है? जोधपुर में है, याद रखिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के रीट पात्रता क्लियर करिए और फिर थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम आपका वेट कर रही है। थैंक यू।